हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे अनुसार से डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से एरर्स को स्पॉट करेंगे। और जैसा कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं, स्पॉटिंग एरर्स सभी चैप्टर्स से, इंग्लिश ग्रामर के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स को करने के बाद जब स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं तो इससे हमारी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आती है और हमारी स्किल्स भी यहाँ पर बहुत इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि इतनी सारी बातों को, इतने सारे चैप्टर्स में से इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस को एक साथ याद रखना होता है। तो बाकी एक हमारे लिए चैलेंजिंग काम होता है और इस चीज़ को अगर करना हमें आ जाए तो इंग्लिश ग्रामर में और कुछ मुश्किल रहता नहीं है। आइए देखते हैं स्पॉटिंग एरर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन इजंट इट। अर्थ मूव्स, धरती घूमती है, मूव्स मतलब घूमती है, एस या एस लगा है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात हो रही है। और अर्थ क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए एस एस लगता है तो ठीक है। अर्थ मूव्स राउंड द सन, सन के चारों ओर अर्थ मूव करती है, ठीक है। इजंट इट, क्वेश्चन टैग आया हुआ है, देखो इजंट इट। और क्वेश्चन टैग में हमें पता है कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर ये हमारी स्टेटमेंट जो है यहाँ तक अगर ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहता है, यानी कि इसमें नॉट या एंड कॉमा टी इस तरह की चीज़ें लग जाती हैं। और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है जी। अब नेगेटिव या पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाने के दौरान हमें हेल्पिंग वर्ब लेना होता है और अपना सब्जेक्ट लेना होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर देखो द अर्थ है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट लगा है तो अच्छा है, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की आनी चाहिए। तो यहाँ पर इजंट नहीं बल्कि डजंट आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर चीज़ों के लिए हम लोग डज लगाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ क्या आएगा, डजंट। इजंट की जगह, इसकी जगह हमें डज लगाने की जरूरत है, यहाँ DOESNT, डजंट इट हो जाएगा, डजंट इट, ठीक है जी। यानी कि डज नॉट इट भी कह सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया है डजंट इट। कॉन्ट्रैक्शन को ज्यादातर यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग में, हालांकि कई बुक्स में ना आंसर को पूरे वर्ड में लिखा जाता है डज नॉट इट, तो बढ़िया है कॉन्ट्रैक्शन हम यूज करें, वो ज्यादा बेहतर है। आगे देखते हैं 72 नंबर पे, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। अरे जब तक तुम कीज नहीं दोगे तब तक तुम्हें मतलब शॉट किया जाएगा। वैसे शॉट का मतलब मारना भी होता है, गोली मारना भी होता है, तो कई तरह से शॉट का मीनिंग हो जाता है। एरर ये है कि अनलेस का मतलब होता है जब तक की नहीं, जदों तक की नहीं। आप कहते हैं ना जदों तक तुसी ए नहीं ना करते, जदों तक तुसी ए नहीं करोगे उदों तक वो चीज़ नहीं होएगी। तो जदों तक की नहीं, अनलेस का मतलब जब तक की नहीं, नहीं यानी कि नेगेटिव सेंस, तो अनलेस के अंदर खुद ही नेगेटिव सेंस है। अनलेस जो है ना वो खुद ही नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो फिर इसके बाद अलग से नॉट क्यों लगाया गया, ये क्या है, एरर है। नॉट नहीं होना चाहिए था, नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन एरर हो जाएगा। और अनलेस के बाद हम लोग विल शैल भी नहीं लगाते हैं, हमारे कंडीशनल सेंटेंस में अनलेस के बाद हम लोग कभी भी विल शैल नहीं लगाते हैं, और अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं लगेगा। हाँ, इसके बाद वाला जो क्लॉज है ना, इसके बाद वाला जो क्लॉज है उसमें विल शैल या नोट लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, शाउट अपॉन द मिनिस्टर्स, वो चिल्ला रहे। शाउट मतलब चिल्लाना, तो शाउट के साथ अपॉन नहीं लगता, शाउट के साथ एट लगता है, तो यहाँ एट हो जाएगा। कहते हैं ना डोंट शाउट एट मी, डोंट शाउट, मुझ पर मत चिल्लाओ, कहते हैं ना मुझ पर मत चिल्लाओ, डोंट शाउट एट मी। तो शाउट के साथ एट लगता है, चिल्लाने के सेंस में शाउट के साथ एट प्रीपोजिशन लगती है। तो किस वर्ब के साथ क्या प्रीपोजिशन लगती है, इस तरह से भी एरर आते हैं, जिसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हम लोग कह देते हैं। आगे देखिए 74 पे, एवरीवन ऑन द ऑफ द फिल्म्स, एवरीवन ऑफ द फिल्म्स, एवरीवन जो है वो एक पूरे होल सिस्टम को बताता है, एक पूरे सिस्टम को बताता है, होल सिस्टम को। तो एवरीवन ऑफ द फिल्म्स, फिल्म्स प्लूरल है और मतलब फिल्म्स के पूरे होल सिस्टम को बता रहा है, जितनी भी फिल्में हैं सभी को होल कंसीडर कर रहा है। यू सजेस्टेड
आर नॉट वर्थ सीइंग। वर्थ के बाद हमने क्या लगाया है, सीइंग लगाया है, SEEING। कह रहा है कि एवरीवन ऑफ द फिल्म जो है, हर वो फिल्म जो आपने बताई, जो आपने सजेस्ट की थी देखने के लिए, आर नॉट वर्थ सीइंग, वो देखने लायक नहीं है। वर्थ का मतलब होता है लायक होना या योग्य होना या काबिल होना, तो देखने के लायक नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एवरीवन सूट नहीं करता क्योंकि ये होल को बता रहा है। अब अगर हम यहाँ पर ईच करें, देखो ईच और एवरी हम लोग यूज़ करते हैं मतलब सिंगुलर वे में यूज़ करते हैं। ईच को भी और एवरी को भी, दोनों सिंगुलर माने जाते हैं। तो यहाँ पर तो फिल्म्स के लिए लग रहा है। ईच वन जो है, एवरी वन जो है, वो यहाँ पर सूट नहीं कर रहा, क्योंकि एवरीवन पूरे होल फिल्म के पूरे कलेक्शन को बताएगा। तो पूरे कलेक्शन की तो बात हम वहाँ कर नहीं रहे, क्योंकि कलेक्शन तो फिर यहाँ पर प्लूरल आया हुआ है ना, प्लूरल यहाँ पर आया हुआ है, तो कलेक्शन वहाँ कैसे बता सकते हैं। तो एवरीवन लगाना गलत है। ईच वन लगा देंगे, ईच ऑफ द फिल्म्स, वो भी कहना गलत होगा, क्योंकि ईच ऑफ द फिल्म्स का मतलब एक एक करके फिल्म्स को, इंडिविजुअल फिल्म्स की बात करेगा, तभी सही नहीं है। तो वहाँ पर क्या लगाना सही है, अगर हम लोग कहें ऑल ऑफ द फिल्म्स, ऑल ऑफ द फिल्म्स यानी कि सभी फिल्में यू सजेस्टेड, या फिर अगर हम लोग कहें कि वन ऑफ द फिल्म, तो देख लो यहाँ पर आप सोचो कि यहाँ पर क्या हो सकता है। हाँ जी, तो अब तक तो आपने सोच लिया होगा। तो यहाँ पर एवरीवन की जगह ऑफ द फिल्म्स के लिए वहां पर ऑल ऑफ द फिल्म्स कहना जरूरी होगा। ऑल ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर, यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगी है, यहाँ लिखा हुआ है आर। अगर हम यहाँ ईच या एवरी करते हैं तो यहाँ पर हमें फिर सिंगुलर रखना होगा, लेकिन सिंगुलर रखेंगे तभी वहाँ पर वो सेट नहीं आएगा, क्योंकि फिल्म्स के लिए तो हमें प्लूरल चीज़ बतानी है वहाँ पे। तो प्लूरल चीज़ बताने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे। यहाँ एवरीवन की जगह ऑल ऑफ द फिल्म्स आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ ऑल ऑफ द फिल्म्स, सारी फिल्में यू सजेस्टेड, जो आपने सजेस्ट की थी, सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीन, वो देखने के लायक नहीं है, ठीक है जी। 75 देखो, और एक बात और याद रखना, वर्थ के बाद हमने क्या लगाया है, वर्थ के बाद अगर कोई वर्ब आई है तो उसमें आईएनजी लगता है। वर्थ के बाद अगर कोई वर्ब आती है ना तो उसमें आईएनजी लगता है। और इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके बाद हम लोग आईएनजी लगाते हैं, जैसे कि ये देखो, एडमिट, अवॉइड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, एंजॉय, एक्सक्यूज, फिनिश, फॉरगिव, माइंड, प्रिवेंट, कांट स्टैंड, कांट हेल्प, इट्स नो यूज, या इट्स नो गुड, है ना, इट्स नो यूज भी कह सकते हैं, या इट्स नो गुड, वर्थ या फिर वर्थ। देखो एंड में वर्थ भी लिखा है, यानी कि वर्थ के बाद, यानी कि इन सभी चीज़ों के बाद अगर कोई मेन वर्ब आती है तो वो मेन वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। अगर आती है तो, जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन अगर आएगी तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगी, ठीक है जी। एडमिट हो गया, अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर रखना अपने से, है ना, अवॉइड करना, उस चीज़ से दूर रहना। डिले यानी कि देरी करना। डिनाई यानी कि खंडन करना, किसी बात को गलत ठहराना, खंडन करना। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा यानी कि नफरत करना। एंजॉय यानी कि खुश रहना। एक्सक्यूज क्षमा कर देना, माफ़ कर देना या माफ़ी मांगना, है ना, एक्सक्यूज के सेंस में आ जाता है। फिनिश समाप्त करना। फॉरगिव माफ़ी देना, ठीक है, माफ़ी देना। माइंड है, माइंड मतलब किसी बात को अपने मन में बिठा के रखना या उसको ध्यान में रखना, माइंड करना, है ना। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, किसी काम को होने से रोकना, किसी एक्शन को होने से रोकना, ठीक है, या मतलब खुद को रोकना, खुद पर एक तरह से प्रतिबंध लगा देना खुद पर, यानी कि संयम रखना एक तरह से। प्रिवेंट भी कह सकते हैं, रिफ्रेन भी कह सकते हैं, एब्स्टेन भी कह सकते हैं। एक और बात, प्रिवेंट का भी मतलब, एब्स्टेन का भी मतलब और रिफ्रेन का भी मतलब, इन तीनों वर्ड का मतलब सेम ही होता है, भी रोकना, खुद को संयमित करना या खुद को रोकना कोई काम करने से। और इन तीनों के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन लगती है तो वो होती है फ्रॉम, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम स्मोकिंग, प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, या रिफ्रेन फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम, इन तीनों के साथ फ्रॉम लगता है। कांट स्टैंड, कांट स्टैंड मतलब उस चीज़ को मतलब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और है कांट हेल्प, मतलब खुद को हम रोक नहीं सकते किसी काम को करने से या किसी चीज़ से हम इतनी ज़्यादा यूज्ड टू हैं कि मतलब उसके बिना हम रह नहीं सकते,
तो कांट हेल्प, इट्स नो यूज मतलब ये चीज़ बेकार है, या इट्स नॉट गुड, या वर्थ का मतलब योग्य या काबिल, वो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया है। आगे देखिए 75 में, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। देखो एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल, और दोनों के पहले आर्टिकल द लगा है, इसका मतलब ये दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। तो दो सब्जेक्ट हो गए, एंड से जुड़े हैं, यानी कि प्लूरल चीज होगी। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द मीटिंग। तो सेक्रेटरी भी है, द प्रिंसिपल भी है, दो अलग अलग लोग हो गए क्योंकि अलग अलग आर्टिकल लगे हुए हैं। अगर एक ही जगह आर्टिकल लगा होता और यहाँ आर्टिकल नहीं होता तो हम इन दोनों को एक ही बंदा मान लेते, कि यानी कि एक ही बंदा होता जो सेक्रेटरी भी होता और प्रिंसिपल भी होता। लेकिन यहाँ तो अलग अलग आर्टिकल लग गए, यानी कि दो चीजें जुड़ रही हैं, तो यहाँ पर लगना चाहिए आर, तो आर लगा हुआ है, अटेंडिंग द मीटिंग। ठीक है, तो सारा सही लग रहा है। 75 में आपको कोई एरर लग रही है क्या? जरा सोच कर बताओ, सोचो क्या 75 में कोई एरर है? हाँ जी, कोई एरर है? नहीं है, क्योंकि देखो ना दो सब्जेक्ट हो गए, दोनों के लिए आर लगना चाहिए क्योंकि प्लूरल हो गया तो आर था। अगर पास्ट की बात होती तो वर लगा देते, यानी कि सही है। 76 पे देखा जाए, नो सूनर, ये बात बहुत बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना चाहिए आप। नो सूनर जो कि एक एडवर्ब है, तो नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, ये सारे एडवर्ब होते हैं। और अगर ये हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगे, अगर ये हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए तो लॉ ऑफ इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन मतलब उल्टा केस लगता है। अब उल्टा क्या करना है, कह रहा पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, SUBJECT सब्जेक्ट। देखो पहले हेल्पिंग वर्ब आया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आया द हॉकी मैच, तो मैच जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो नो सूनर के बाद लॉ ऑफ इन्वर्जन लगना चाहिए था, लगा हुआ है, यानी कि यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस सही है। उसके बाद हैड लिखा है, तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड होती है, बिल्कुल सही है। नो सूनर के साथ कभी भी व्हेन नहीं लगता, बल्कि यहाँ तो देन लगना चाहिए था, व्हेन नहीं देन, THAN देन लगना चाहिए था, तो देन अब लगा देते हैं। यहाँ पर गलती थी, व्हेन नहीं लगेगा, देन लगेगा। देन इट बिगैन टू रेन, जब बात पास्ट में हो रही है तो ये भी पास्ट में हो गया, इट बिगैन टू रेन। आगे देखिए 77 में, इट इज हाई टाइम। देखो इट इज हाई टाइम, इट इज इट्स टाइम अबाउट, ठीक है, या फिर इट्स टाइम व्हेन, इस तरह की फ्रेज जब आ जाए और इन फ्रेजेस के बाद अगर कोई सब्जेक्ट रहे तो उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। सेकंड फॉर्म यहाँ पर स्टैंड, स्टूड, स्टूड, तो स्टूड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यानी कि यहाँ बात सही है। स्टूड ऑन हिज ऑन टू लेग्स, इट इज हाई टाइम, यही सबसे सही समय है कि वो खड़ा हो जाए अपने दोनों पैरों पे। अब भाई खड़ा होगा तो अपने ही पैरों पे खड़ा होगा, और अपने पैर जो होंगे वो दो ही होंगे, तो अलग से ये दो लिखने की क्या जरूरत है भाई, किसी के चार पैर थोड़ी ना होते, कोई देवता थोड़ी ना है वो, भाई बंदा ही है, उसके दो ही पैर होंगे, तो अलग से टू क्यों लिख रहे हो। हमें सारी चीजों को अपनी दोनों आंखों से देखना चाहिए। अरे भाई दो आंखें ऊपर वाले ने दी है तो दोनों से ही देखेंगे, एक आंख ऐसे बंद थोड़ी ना कर लेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। आगे देखिए 78 में, यू शुड अवॉइड। देखो अवॉइड कुछ खास तरह के वर्ड हैं जिनके बाद अगर मेन वर्ब आती है तो वो ING फॉर्म में ही रहेगी। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पर पढ़े थे और इसी में ये वर्ड आया था अवॉइड। तो अवॉइड के बाद भी अगर कोई मेन वर्ब आई है तो वो ING फॉर्म में रहेगी। तो अवॉइड के बाद देखो टू ट्रैवल लिखा हुआ है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनिटी यूज करनी इन्होंने, ये तो गलत हो गया भाई, टू ट्रैवल नहीं होना चाहिए था, बल्कि टू की जगह ट्रैवलिंग, LLING, यहाँ पर होना चाहिए था LLING, ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग होगा TRAVELLING, ट्रैवलिंग होगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं, ट्रैवलिंग इन द रश आवर। 79 में, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, हमारे पास थी बहुत सारी समस्याएं थी, तो समस्याएं प्लूरल, तो डिफिकल्टी नहीं, अलॉट ऑफ का मतलब हो गया कि बहुत सारी चीजें होंगी,
तो डिफिकल्टी नहीं, डिफिकल्टीज होगा। और क्यों होगा, देखो एंड में हो वाई और वाई से पहले लगा हो कोई कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटा के आई ई एस लगता है। ऐसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब को चेंज करने के दौरान सीखा था। तो जब वर्ब को चेंज करना था तब भी सेम केस लगा था। अब ये यहाँ पर नाउन है, नाउन को भी चेंज करना है। जब एंड में वाई हो तो उससे पहले वॉवल उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो यहाँ पर भी सेम केस अप्लाई होगा। लेकिन फर्क क्या है, वहां पर वर्ब में एस ई एस आई ई एस लगाकर हमने उसको सिंगुलर बनाया था, जबकि नाउन में एस ई एस या आई ई एस लगाकर हम इसको प्लूरल बनाते हैं। ये फर्क है। तो यहाँ डिफिकल्टी नहीं होगा, मैं डिफिकल्टी से वाई को रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ आई ई एस लगा रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लगाकर हम उनको सिंगुलर बनाते हैं, जबकि नाउन में एस ई एस या फिर आई ई एस लगाकर हम उनको प्लूरल बनाते हैं। आगे देखा जाए, पेशेंस यानी कि धैर्य, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस, दो नाउन जोड़े गए हैं, दो सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। एक तो ये है पेशेंस सब्जेक्ट 1 और एक ये है परसिवरेंस सब्जेक्ट 2। परसिवरेंस का मतलब होता है लगन से, पूरी डेडिकेशन के साथ किसी काम को करना, और पेशेंस का मतलब होता है लगातार, मतलब धैर्य रखकर, है ना, पेशेंटली धैर्य रखकर काम करना। तो दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा गया है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर में। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर में आप हमेशा ये पढ़ते हो कि एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एक्सेप्ट, है ना, नथिंग बट, लाइक, अनलाइक, या फिर कह सकते हैं हम लोग बिसाइड्स। इस तरह के वर्ड से जब दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा ना, वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। पहला सब्जेक्ट है पेशेंस और ये तो सिंगुलर होता है, पेशेंस तो अनकाउंटेबल होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो सिंगुलर माना जाएगा। सिंगुलर है तो इसके लिए आर नहीं लग सकता, यहाँ पर इज लगेगा। क्या होगा, इज। थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए तो यहाँ पर हम लोग इज लगाएंगे। कह रहा है पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, धैर्य और लगन जरूरी है सफलता के लिए। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरे इस छोटे से प्रयास में यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप ऊपर लिखे हुए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो देखिए, आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर उसको लाइक करना है। और अगर आपने लाइक कर दिया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपने लाइक कर दिया है, तो उसके बाद देखिए शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।